जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ट्यूटोरियल जो खाकी सीरीज के नाम से सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, मतलब 7 जो है ना टेस्ट करवा चुके हैं। अगर पीछे का जितने भी टेस्ट हुआ है अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 8। आप लोग जो है ना पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग लास्ट में जो है ना कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक, यहाँ पे विधेयक कर लीजिए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 2024 को जो है ना पेश किया गया था। और याद रखिए कि वक्फ जो है ना क्या है, तो अरबी भाषा से क्या है, बफुआ शब्द से बना है। वक्फ जो अरबी भाषा के बफुआ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या क्या होता है, ठहरना होता है। और याद रखिएगा कि ऐसी संपत्ति जिसे किसी सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य से दान कर दिया गया हो, उसे जो है ना वक्फ संपत्ति कहलाती है। उसी क्या कहलाते हैं, उसी को जो है ना वक्फ संपत्ति कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि लोकसभा में जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था 8 अगस्त 2024 को किया गया था और किरण रिजिजू के द्वारा जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य जो है ना कौन होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा देश होगा, तो अल्जीरिया होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध किससे है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया, बताइए। किस आईआईटी के द्वारा किया गया है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कितने को किया गया अर्जुन पुरस्कार सम्मानित, तो 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया है। और याद रखिए कि 4 खिलाड़ियों को जो है ना मेजर ध्यानचंद से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसमें कौन कौन है, तो मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है, डी गुकेश है तथा कौन है, प्रवीण कुमार है। इनको जो है ना मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से क्या है, तो सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का जो आयोजन है किस देश में किया गया है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में किया गया। कहाँ किया गया, मलेशिया में किया गया है। तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया में 18 जनवरी से जो है 2 फरवरी तक किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बी रामानंद सुब्रमण्यम को जो है ना नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है, बताइए कितने को दिया गया है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, तो 4 को जो है ना नए वेटलैंड को रामसर साइट में क्या है, दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा कि फरवरी 2025 में भारत में 4 नए वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें झारखंड के जो है उधवा झील है, तमिलनाडु के तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, और क्या है सक्कर कोट्टी पक्षी अभ्यारण्य है। तब सिक्किम का बोलेगा तो क्या है, खेचे ओपलरी वेटलैंड शामिल है। ये 4 को जो है ना फरवरी 2025 में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की, बताइए कौन सा राज्य सरकार किया है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ किया है। कौन किया है, तो छत्तीसगढ़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है कितना %, बताइए। 2025-26 के लिए बिहार का जो राजकोषीय घाटा जो लक्षित है
कितना है बताइए? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है? तो 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था कौन था बताइए? कह रहा है कि सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था वो कौन था बताइए? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, बुच बिलमोर था। कौन था? बुच बिलमोर था। बहुत जो है नाम उसमें हाईलाइट में था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई बताइए? कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई बताइए? किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड जो है राज्य सरकार के द्वारा वन संरक्षण के लिए जो है ना महाभारत वाटिका का जो है ना शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिर रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षा आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा होगा बताइए? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और क्या है? तो महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है बताइए? कह रहा है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का जो है ना दर्जा दिया गया बताइए? किस देश के द्वारा दिया गया है बताइए, क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड देश के द्वारा जो है ना दिया गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं बताइए? क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं बताइए? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोबोतो सुबियांतो को जो है ना शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा ना कि भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के कौन राष्ट्रपति थे? प्रोबोतो सुबियांतो थे, ठीक है, कि भाग लिया था। और प्रोबोतो सुबियांतो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि हैं के तौर पे जो है ना भारत में गणतंत्र दिवस पे भाग लिए थे। और भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि थे। और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम बोलेगा तो स्वर्णिम भारत क्या है? विरासत और क्या है? तो विकसित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की जो है ना घोषणा की गई है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई बताइए? कितने को देने की घोषणा किया गया है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को जो है ना पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। एक देखिए कौन है? शारदा सिन्हा जो मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, जो कला के क्षेत्र में तो क्या है संबंधित है। और दूसरा कौन है? तो सुशील कुमार मोदी है जो मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण दिया गया। ये सार्वजनिक मामले में मतलब मंत्री भी रह चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो आचार्य किशोर कुणाल है जो मरणोपरांत इनको पद्मश्री दिया गया। ये समाज सेवक थे। और एक थे डॉक्टर हेमंत कुमार थे और इनको पद्मश्री दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। और छठा का बात करें तो विजय नित्यानंद सुशीश्वर जी हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया था, ये अध्यात्म थे। और एक लास्ट जो है ना 7वें नंबर के कौन है? तो भीम सिंह भवेश है जो इनको भी पद्मश्री दिया गया था। ये इनका जो है ना समाज सेवा से संबंधित था, ठीक है, याद रखिएगा। 2 व्यक्ति को, एक शारदा सिन्हा को, एक सुशील कुमार मोदी को जो है ना तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला और सुशील कुमार मोदी को जो है ना पद्म भूषण मिला, ठीक है। बाकी चारों को जो है ना पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई बताइए? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 135वीं जयंती जो है ना मनाया गया। और याद रखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में जो इनका जन्म हुआ था। और 135वां जयंती दिल्ली स्थित प्रेरणा स्मारक स्थल में जो है ना मनाया गया। कब मनाया गया? 2025 में मनाया गया, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय सेना के 13 मई को कहाँ पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेना ने 13 मई को कहाँ ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है बताइए? कहाँ किया है बताइए, क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित जो है ना नहीं है बताइए? कह रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है बताइए? इसमें क्या नहीं होनी चाहिए बताइए? तो देखिए पहला कह रहा है कि व्यक्ति का नाम ग्राम की मतदाता सूची में हो, ये बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो, ये बिल्कुल होनी चाहिए।
और पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम के मुखिया या किसी वार्ड का सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। ये क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्ति उस ग्राम का निवासी हो, ये होना चाहिए। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि MLA का पूर्ण विस्तार क्या है, बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। MLA का पूर्ण विस्तार क्या है, बताइए, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। MLA का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव क्या होता है, असेंबली होता है। यहाँ पे क्या असेंबली कहीं नहीं दिया होता, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो MLA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में जो है ना विधानसभा के गठन के बारे में जो है ना बताया गया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद कितना 170 है, ठीक है। और अनुच्छेद 173 में क्या है, तो राज्य विधानमंडल की क्या है, योग्यता से संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम निर्धारित कीजिए, बताइए। सही क्रम कौन सा होगा, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और क्या होगा जाको तो, और नेक्स्ट हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। ये सभी होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि समानता का अधिकार जो है ना कितना से कितना अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। अगर स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो कितना से कितना अनुच्छेद है, तो स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा 19 से 22 है। अगर यहाँ बात करें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो कितना से कितना अनुच्छेद के बीच है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो कितना है, 23 से 24 के बीच है। और नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा कितना से कितना अनुच्छेद में है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो 25 से 28 में है। और नेक्स्ट एक और आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार बोले 29 से 30 में है। और नेक्स्ट अगर बोलेगा संवैधानिक उपचार का अधिकार बोलेगा किसमें, अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कर रहा है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो है ना लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। तो 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका नहीं है, लेकिन भारत है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है। याद रखिएगा ना कि श्रीलंका में क्या है, व्यवहारिक रूप से भी क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं, ठीक है। और श्रीलंका के तमिल नेता चाहते हैं कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन का व्यवस्था कायम हो, लेकिन भी प्रभाकर लिट्टे के संस्थापक और नेता है। और भारत के अगर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या लिट्टे संगठन द्वारा जो है 1991 में किया गया था। ये सभी पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखिएगा। बाकी जो है इसमें सनातन शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, श्रीलंका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। कौन सा शासन व्यवस्था जो है ना किस देश से लिया गया है, इसके बारे में जो है ना बताना है, बताइए। चलिए बताइए कि फ्रांस से जो है ना क्या लिया गया, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए कि फ्रांस से जो है ना क्या लिया गया, बताइए। तो फ्रांस से क्या लिया गया, तो देखिए फ्रांस से जो है ना स्वतंत्रता एवं समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया। और नेक्स्ट बताइए ब्रिटेन से जो है ना क्या लिया गया, बताइए। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से जो है ना कानून निर्माण की जो है ना विधि लिया गया है। और नेक्स्ट है अमेरिका, अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से जो है न्यायपालिका का स्वतंत्रता लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो कानून निर्माण की विधि बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। क्या होगा, 4, 1, 2, 3, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। क्या होगा, तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2003 में जो है ना इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके में कौन सा तरीका जो है ना शामिल है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका जो है ना शामिल है, बताइए।
तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी शामिल है। वित्तीय नियंत्रण भी शामिल है, अविश्वास प्रस्ताव भी शामिल है, बहस और वाद विवाद भी शामिल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि निम्नलिखित में से संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें सही पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद जो है ना 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत जो है ना वृद्धि कर सकती है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश जो है ना प्रवेश दे सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो 2 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ बात करें कि अनुच्छेद 4 में क्या होगा, अनुच्छेद 4 में क्या होगा, तो प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन के लिए जो है ना प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 4 के तहत ही जो है ना किए गए संशोधन के संविधान का संशोधन जो है नहीं माना गया है। मतलब अनुच्छेद 4 के तहत किए गए संशोधन को संविधान का संशोधन नहीं माना गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो है ना 3 में क्या है, तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल को जो है ना बढ़ा सकती, मतलब वृद्धि कर सकती। बाकी एक क्या है बिल्कुल सही, लेकिन 2 क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद 2 हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल 1 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया गया था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम क्या है, केरल राज्य में किया गया था। तो भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक जो है ना प्रभावित किया हुआ वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और केशवानंद भारती केस में 13 न्यायाधीशों के पीठ ने अपना फैसला जो है ना सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, बताइए। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम का है। किसका है, तो पोटेशियम का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियमों का प्रतिपादित किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, बताइए किसने किया था। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। कौन किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम पर क्या है, दोगुना होता है, बताइए। कह रहा है किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, बताइए कितना पे होता है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितना पे होता है, 160 डिग्री जो है सेल्सियस बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड जो भी बोलिए, 160 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की जो है ना पहचान करें। इसमें बोल रहा है गलत कथन कौन सा है, बताइए। इसमें गलत कथन को पहचान करने बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है ओजोन परत सूर्य के अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि परावैंगनी विकिरण मतलब ओजोन परत क्या है, ओजोन परत एक ढाल के रूप में जो है ना कार्य करती है। और सूर्य से परावैंगनी विकिरण यहाँ पे क्या होगा, तो परावैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक पहुँचने नहीं देता है। लेकिन यह जो है ना अवरक्त रेडिएशन को पृथ्वी तक आने में बाधा उत्पन्न नहीं करता, मतलब जो है ना इसको अवरक्त विकिरण को जो है ना बाधा नहीं पहुँचाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया इसलिए क्या है, गलत है। तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, बताइए। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान क्वांटम संख्या का दर्शाता है। किसका दर्शाता है, तो प्रधान क्वांटम संख्या का दर्शाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, बताइए। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से जो है ना बीज बनते हैं। तो कह रहा है बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, तो अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से जो है ना बीज बनते हैं। ठीक है, तो बीज और फल पौधे में निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं और अंडाशय से फल तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है, बताइए। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है, बताइए कौन सा है।
तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रीतिका है। क्या है? तो रीतिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोसेल का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किसका? बताइए। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किसका? बताइए किसका है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल जन्य रोगों का है। किसका है? जल जन्य रोगों का है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग जो है ना प्रभावित होता है? बताइए। मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए कौन सा अंग होता है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि तेलचट्टे के पास है क्या है? बताइए। तेलचट्टे के पास क्या होता है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी जो है ना पंख होती है। तो तेलचट्टे के पास क्या होती है? 3 जोड़ी पैर और जो है ना 2 जोड़ी क्या होती है? तो पंख होती है। तो कॉकरोच चलने के लिए जो है कॉकरोच जो है चलने के लिए क्या करती है? चढ़ने के साथ ही हवा में उड़ते हैं, और जिसके लिए उनके 3 जोड़े पैर या 2 जोड़े जो है ना पंख होते हैं। और याद रखिएगा कि अगर और भी जीव का अगर याद रखिएगा कि मतलब जो पशुपति होता है, कीट होता है, उसका ग्रोह पर का बोलेगा तो 6 पैर होता है, और मकड़ी का बोलेगा तो 8 पैर होता है, मिलीपार्ड का बोलेगा तो 24 से जो है 750 पैर होता है, और सेंटीपीड का बोलेगा तो 20 से 750 पैर होता है, और केचुआ का जो है ना पैर होता ही नहीं है। अगर केचुआ का पूछेगा केचुआ में पैर होता है तो केचुआ में पैर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिए कि किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए बेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं, और वायुयानों में तथा मोटर नावों की गति वाला उपकरण में टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं, और दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने में जो है ना रडार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और गतिमान वाहनों को गति को मापने वाला जो है ना क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। और बेंचुरीमीटर का उपयोग मुख्यतः पाइप के माध्यम से तरल प्रवाह की दर को मापने के लिए बेंचुरीमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? बताइए। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायलर और स्टार्लिंग के द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है करा हीमोफीलिया एवं एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? बताइए। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के जो है निष्कंदन के लिए क्या है? तो आवश्यक है। तो कह रहे हैं हेमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए क्या है? तो आवश्यक है। और याद रखिए यानी कि रुधिर जमने की प्रक्रिया में कई प्रोटीन भाग लेते हैं, जिसकी कमी के कारण चोट लगने पर रुधिर क्या होता है? लगातार जो है ना बहता रहता है। और हेमोफीलिया रोग में एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए क्या है? तो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या होता है? बताइए। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या होता है? बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ जो है ना आ जाए। ठीक है। तो व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए पहला कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ये भी क्या है? तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना डी सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए। पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभेदक के कारण अथवा कैम्बियम के कारण होता है। तो पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होता है? तो पार्श्व विभेदक अथवा कैम्बियम कारण होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि
कह रहा है कि नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें जो है ना कौन सा कथन सही है बताइए। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जा सकता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। नाभिक संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नाभिकीय संलयन में समानता हाइड्रोजन और तथा अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों में से हीलियम उत्पन्न की जा सकती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। नाभिकीय संलयन में समानता हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 1 और 2 3 क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, बताइए। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने होते हैं, तो 20 होता है। कितने होता है, तो 20 होता है, ठीक है। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी अपने जीवन के दौरान दांतों के 2 समूह बनाते हैं। अस्थायी दूध या पांती दांतों का एक समूह अस्थायी या वैंस दांत के एक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार के दांतों के द्विबार्धी दांत कहा जाता है। और 20 जो है ना अस्थायी दांत होते हैं जो लगभग 6 वर्ष की उम्र में जो है ना गिर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। इसमें देखिए 8 जो होता है ना कृतक दांत होता है जो भोजन को काटने में मदद करता है। और जो 4 दांत होता है वो रतनक उसको बोलते हैं जो भोजन को फाड़ने में मदद करता है। और जो 12 दांत होता है वो चवर्णक होता है जो भोजन को पीसने में मदद करता है। और एक होता है अग्र चवर्णक, ये इसमें होता है 8 दांत होता है जो भोजन को कुचलने में क्या करता है, तो मदद करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करेक्ट, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, बताइए। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी से। किसे, फ्रांसीसी से। नेक्स्ट कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने जिकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी, बताइए। कह रहा है टीपू सुल्तान ने जिकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का जो है ना फ्रांस के सैनिकों को मदद किया था। तो याद रखें कि जैकोबिन क्लब मूलतः जो है ना फ्रांसीसी क्रांति 1789 से जुड़ा हुआ था और एक क्लब था जिसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं लोकतंत्र में गहरी आस्था थी, ठीक है। और टीपू सुल्तान को भी लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी और वह एक महान राजनीतिक था। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए यहाँ पे कह रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे कौन सा जो है ना सभा का स्थापना कब हुआ था इसके बारे में देखिए बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बहिष्कृत भारत का जो है स्थापना हुआ था, कब हुआ था, बताइए। तो बहिष्कृत भारत का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 1927 में जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत का स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुआ था, तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा का जो स्थापना हुआ था 1924 में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही जो है ना इसका भी स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का स्थापना अगर पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और इसका भी स्थापना जो है ना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। और नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ। अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना बोलेगा तो 1932 में किया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 2 1 4 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है, बताइए। निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है, बताइए। किसको बोलते हैं, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, इंडियन एसोसिएशन को जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ना अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था, कब किया था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता में जो है 1906 में किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज प्राप्ति को अपना जो है ना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त के द्वारा जो है ना युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं का गतिविधियों का क्रम अनुसार जो है सजाने बोल रहा है। कौन सा क्रम या घटना कब हुआ था इसके बारे में बताना है। देखिए पहला कह रहा है कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था, बताइए। कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था कब हुआ था,
तो कामागाटा मारू प्रगलन जो हुआ था 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था, याद रखिएगा। और मणिकतला षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो मणिकतला जो षड्यंत्र केस हुआ था ये कब हुआ था? ये 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 में हुआ था। और नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकना, ये कब हुआ था? तो 23 दिसंबर जो है ना 1912 को हुआ था। बैठा दीजिए कौन होगा? तो पहले हो जाएगा बी, क्या होगा? तो पहले बी होगा, उसके बाद क्या होगा? तो डी होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, उसके बाद जो है ना ए हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? बताइए, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह का था। किसका था? उधम सिंह का था। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप था। बताइए क्या था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप जो था क्या था? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर क्या थे? गहराई थी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? बताइए क्या होगा? यहाँ पे सही कथन पूछा है कि सही कथन जो है ना कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और दोनों का जन्म गया जिले में हुआ था, ये क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा ना कि गौतम बुद्ध और महावीर एक दूसरे के क्या थे? समकालीन थे। और यहाँ पे याद रखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। वही जो है अगर महावीर का जन्म का बात करें तो महावीर का जन्म जो है ना उनका कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, दोनों का अलग अलग जन्म हुआ, अलग अलग जगह जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? केवल 1 क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन 2 क्या है? तो गलत है। इसमें क्या बोला था? सही पूछा था, सही क्या हो? केवल 1 सही है, 2 क्या है? गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि शाहनामा, कह रहा है कि शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी में किसका दरबारी कवि था? बताइए। कह रहा है कि शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी किसका दरबारी कवि था? बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी का था। किसका था? महमूद गजनवी का था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि महान सम्राट किस देवराय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? बताइए। महान सम्राट किस देवराय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलु या तुलुवा वंश से था। नेक्स्ट कह रहा है कि शेरशाह के शासनकाल में राज का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? बताइए। शेरशाह के शासनकाल में राज का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 हिस्सा था। नेक्स्ट ये कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बताइए। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, रॉबर्ट ओवेन को जो है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करना है। लॉ एस क्षेत्र दिया हो यहाँ पे सूची 2 में क्या है? तो राज है। कौन सा लॉ एस क्षेत्र किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ जो लॉ एस क्षेत्र है कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। दिल्ली राजहरा कहाँ है? तो दिल्ली राजहरा बोलेगा तो छत्तीसगढ़ में है। और कुद्रेमुख बोलेगा तो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नोवामुंडी बोलेगा तो कहाँ है? नोवामुंडी बोलेगा तो झारखंड में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बताइए। बर्फानी तूफान जो है किस प्रकार की आपदा है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडलीय का है। किसका है? तो वायुमंडलीय का है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है ना सही नहीं है? बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है पंपास। पंपास अर्जेंटीना के घास का मैदान है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और डाउन्स बोलेगा तो घास का मैदान कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और बेल्ट बोलेगा तो कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और लानोज बोलेगा तो चिली का है, ये बिल्कुल क्या है? तो गलत है। लानोज बोलेगा तो कहाँ का? वेनेजुएला का है। कहाँ का? वेनेजुएला का। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें गलत पूछा था, गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लानोज बोलेगा तो वेनेजुएला का है, सवाना बोलेगा तो अफ्रीका का है, कैंपोस बोलेगा तो ब्राज़ील का है, पंपास बोलेगा तो अर्जेंटीना का है, बेल्ट बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका का है, डाउन्स बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया का है, अस्टेपी बोलेगा तो यूरेशिया का है, और पेरी बोलेगा तो उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? बताइए। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। नेक्स्ट कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? बताइए। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? बताइए।
तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अर्धचंद्र के समय क्या होता है, लघु ज्वार भाटा उद्वहन उत्पन्न होता है। तो लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, तो अर्धचंद्र के समय होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में, बताइए। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिटेशियस युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, बताइए। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा से। किससे है, तो अलकनंदा से है, ठीक है। और यह जो है ना अलकनंदा नदी की क्या है, तो सहायक नदी है और इसका उद्गम स्रोत केदारनाथ के निकट से होता है और यह भागीरथी नदी से मिलकर गंगा को जो है ना, गंगा नदी जो है ना बनाती है, ठीक है। और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में क्या है, अलकनंदा नदी से क्या है, मिलती है। और रुद्रप्रयाग जो है ना पंच प्रयागों में से एक है और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य का क्या है, एक हिस्सा है। और याद रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदी में जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसको क्या बोलते हैं, गंगा के नाम से जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, बताइए। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वासीलैंड के समीप जो है ना स्थित है। तो प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ क्वासीलैंड तट के समीप क्या है, तो स्थित है। और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर क्वासीलैंड राज्य में क्या है, तो स्थित है। और यह विश्व की जो है ना, यह विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की क्या है, दीवार है। और यह प्रशांत महासागर में क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला जो है ना डेल्टा बनाता है, बताइए। मतलब डेल्टा जो है ना बनता है, बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी होगा। क्या होगा, मिसिसिपी होगा। तो मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला क्या आता है, डेल्टा बनता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं, बताइए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर क्रम की ओर सजाएं, बताइए। दक्षिण से उत्तर बोल रहा है, सजाने के लिए कौन सा होगा, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पीर पंजाल श्रेणी पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और क्या होगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी होगा, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रेणी क्रमशः क्या है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और क्या है, काराकोरम है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र में क्या है, तो संबंधित है। और कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, बताइए। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महासागर है। क्या है, तो महासागर है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है, बताइए। जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है, तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। क्या क्या है, तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी है, पर्यावरणीय प्रदूषण है और वनों का क्या है, तो विकास है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, बताइए किस महासागर में। प्रमुख जो है मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक जो स्थित है कहाँ है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर अटलांटिक महासागर में क्या है, तो मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करना है, सूची 1 दिया, सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे वन जीव अभयारण्य है और कौन सा राज्य में इसके बारे में बताना है, बताइए। नामदफा कहाँ है, बताइए। नामदफा बोलेगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में है। बांदीपुर बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में है। लामजाओ बोलेगा तो कहाँ है, मणिपुर में। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है, बताइए। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है, बताइए कौन सा संस्था जारी करता है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। तो याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है, तो 130वां है। कितना एक स्थान 130वां है। और मानव विकास रिपोर्ट 2005 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की स्थापना 1965 में किया गया था और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जो है ना UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या शामिल, बताइए। आधुनिकीकरण में क्या शामिल है, बताइए। आधुनिकीकरण में क्या शामिल है, तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ये भी शामिल है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों शामिल है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है, बताइए। UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास क्या है, तो सम्मेलन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि
करे वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए। करे वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, वो कौन सा दर कहलाता है बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताइए। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कुजनेट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? साइमन कुजनेट्स को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी या प्रतिशत है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी या प्रतिशत था बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25.2% था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी बताइए। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। तो याद रखिए 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बहुत से समाज सुधारकों ने महिला कल्याण करने को प्रयास किए थे, और इस समाज सुधारकों में एक प्रोफेसर डी के कर्वे थे जो बम्बई के फर्गुसन कॉलेज में प्रोफेसर थे। वे महिला पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। ठीक है। 1896 में प्रो डी के कर्वे के पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया गया जिसमें विधवाओं के जीवन को उपार्जन के साधन प्रदान किए जाते थे। और वही जो है 1916 में उन्होंने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की क्या की? स्थापना की। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें बोल रहा है में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है आपीको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था, ये क्या है तो गलत है। आपीको आंदोलन का बोलेगा शुरुआत किस राज्य में किया गया था? तो कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निखिल बनर्जी कह रहा है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है बताइए। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सितार से। किससे? सितार से है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है बताइए। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड का है। किसका है? स्विट्जरलैंड का है। तो फ्रांस का बोलेगा तो नेशनल असेंबली है, मिस्र का बोलेगा पीपुल असेंबली है, और तुर्की का बोलेगा तो क्या है तो ग्रैंड नेशनल असेंबली है, और स्विट्जरलैंड का बोलेगा तो क्या है तो फेडरल असेंबली है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था बताइए। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 में जो है ना प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देश दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ। कौन सा देश राजधानी क्या है? गलत है। देखिए पहला है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया, बिल्कुल क्या है तो सही है। कंबोडिया राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? नोम पेन, बिल्कुल क्या है तो सही है। ओमान का बोलेगा तो कहाँ? आसमान, ये क्या है तो गलत है। ओमान का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है तो मस्कट है। कहाँ? याद रखिएगा मस्कट है। ठीक है। और सीरिया का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है तो दमिश्क है। कहाँ है तो दमिश्क है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है। ओमान का क्या हो जाएगा तो मस्कट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी बताइए। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दिए गए शब्द में संधि विच्छेद करें। तन्मय का क्या होगा बताइए। तन्मय का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्जोड़मय तन्मय होगा। नेक्स्ट है गुल्लर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। गुल्लर का फूल का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ वस्तु है। क्या है? दुर्लभ वस्तु है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख क्या होगा बताइए। सुख दुख जो है ना कौन सा समास है बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, द्वंद्व समास है। क्या है? तो द्वंद्व समास है। सुख दुख द्वंद्व समास का उदाहरण है। और द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद समानता प्रधान होते हैं उसी को जो है ना द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द आर्चर मिस द खालिस्तान वाई एन इंच बताइए क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा तो एम होगा। आगे देखिए करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड बताइए क्या होगा। ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड बताइए। तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा, एगोइस्ट होगा। क्या होगा? एगोइस्ट होगा। ठीक है। तो ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड मतलब एगोइस्ट मतलब अहमवादी होता है। क्या होता है? अहमवादी होता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे देखिए 96, 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 97, 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए 98, 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए 99, 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 100 है, तो 100 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा हो सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने लोग नए लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जब भी क्लास आए आप लोग को नोटिफिकेशन जो है ना पहले प्राप्त हो। और आप लोग जो है ना कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हो, राहुल स्टडी ग्रुप का टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक पर क्लिक करके। सभी लोग को वहाँ पे जो है ना सारा टेस्ट PDF सारा कुछ वहाँ पे करवाया जाता है, तो करंट अफेयर्स भी सारा कुछ दिया जाता है, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। और सभी लोग सब्सक्राइब करके जो है ना लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।